डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने जी से स्टार्ट होने वाले एक्सेल के सारे फंक्शन कवर किए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। इसलिए ग्रोथ से फ्यूचर के रेवेन्यू का प्रेडिक्शन लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, इसके अंदर जियोमीन, गॉस, जीसीडी, गामा, जीई स्टेप जैसे सभी इम्पोर्टेंट और सारे के सारे, अब कह नहीं सकते कि एक भी छोड़ा हो, जो ओल्ड वर्जन के अंदर चलते थे जैसे वो भी और न्यू वर्जन वाले भी। इस वीडियो भी इसका हम बना रहे हैं और वीडियो देखने वालों ये भी असली गेट पाइवट डाटा, टेबल से डाटा कैसे निकाला जाता है, किस तरह से उसके अंदर से हम डाटा निकाल सकते हैं। तो ये सारे हमने फंक्शन तकरीबन सारे के सारे कर लिए हैं। 13 से 14 फंक्शन इसके अंदर हैं और किस तरह से गेट पाइवट डाटा के थ्रू हम डाटा को पाइवट टेबल से निकाल सकते हैं, ये भी सब हमने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने वालों वीडियो को ज़रूर देखो और पसंद आए तो इस पर लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप एडवांस एक्सेल सीखने वाले हो और अगर एडवांस एक्सेल सीखोगे तो ये आपको अच्छी सैलरी भी दिलवाएगा। गेट डाटा भी बता रहे हैं। पहले देखो, ग्रोथ द प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू यूजिंग एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड और फिट्स ए ग्रोथ कर्व बेस्ड ऑन एक्साइटिंग डाटा। ये एक्सपोनेंशियल ट्रेंड ग्रोथ का यूज़ करके फ्यूचर के मानों का भविष्यवाणी करता है। ये डाटा के आधार पर ग्रोथ कर्व फिट करता है। तो देखिए इसको कैसे फिट करता है, फार्मूला देखो। तो यहाँ पे हमारा आएगा फार्मूला इक्वल टू GROWTH ग्रोथ। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि क्या आएगा। सबसे पहले ये अमाउंट की वैल्यू आएगी ऐसे करके, ये ठीक है ना, मतलब रेवेन्यू जो हमारा आया है उस रेवेन्यू की सेलेक्ट कर दिया। तो 2022 का रेवेन्यू 10,000 था, 2023 का रेवेन्यू 15,000 था, 2024 का रेवेन्यू 20,000 था और 2025 का रेवेन्यू 25,000 था। फिर यहाँ पे कोमा लगा दिया। फिर 2022, 23, 24 और 25 को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना, 2026 को नहीं करना। फिर कोमा लगाना है और अब क्या करना है, पूछना है 2026 में भाई प्रेडिक्शन करके बता, हे एक्सेल गुरु हमें ये बता कि 2026 की क्या होगी, है ना। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो बता देगा कि 355 उसकी प्रेडिक्शन करके उसने बता दिया, ठीक है ना। प्रेडिक्शन एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू यहाँ पे हमें बता देगा। कोई डाउट है तो बताओ, समझ आ गया। देखो सिंपल सी बात ये है भाइयों कि सबसे पहले क्या लेना है, रेवेन्यू लेना है। तो यहाँ पे हमने C113 से C116 के बीच में जो भी रेवेन्यू वाली लाइन है, दोबारा देख लो फार्मूला अगर डाउट है तो। यहाँ पे क्या किया, इक्वल GROWTH ग्रोथ ले ली। फिर हमने रेवेन्यू वाली लाइन ली, फिर कोमा, फिर यहाँ पे ईयर ले लिए, फिर कोमा और फिर कौन से ईयर का देखना है, 2026 का देखना है। तो एंटर करते वो बता देगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिख लो 2027, तो वो प्रेडिक्शन करेगा, लेकिन ये कोई एक्यूरेट नहीं होता है कि 100% इतनी रेवेन्यू आ जाएगा। वो बता रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है ना। वो पीछे के हिसाब से देख के प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है। चलो 2026 ही रहने दो यार। This is an MS Excel function that return the value of the gamma function for a given number। ये गामा का साइन ये होता है, आपने जिनको ये गामा का साइन है और यहाँ पे इसकी वैल्यू x है, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला पर। गामा ये MS Excel का एक फंक्शन है जो किसी दिए गए नंबर के लिए गामा फंक्शन का वैल्यू लुटाता है। क्या लुटाता है, गामा फंक्शन की वैल्यू लुटाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू
GAMMA गामा। फिर यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले लिया इसका 1 का, तो एंटर करते ही इसका आंसर क्या आया, 1 आया। इसी तरह से मानो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इक्वल गामा, और क्या करता हूँ यहाँ से 2 करता हूँ, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पर इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, गामा 3 लेता हूँ, या डायरेक्ट 3 भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, और नहीं तो सीधे इस पर 3 पे क्लिक किया, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर इसी तरह से 5 लेंगे अगर, तो क्या करेगा, अगर 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या इसकी वैल्यू आएगी, इक्वल गामा, यहाँ पे 5 है तो 5 का आंसर 20 आएगा, ठीक है, सॉरी 24 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 0.5 लेंगे, इक्वल गामा, जब 0.25 लिया 1.7724, फिर यहाँ पे 2.5 लिया, लिया 2.5 मतलब A9, तो एंटर करते ही क्या आएगा, 1.3293403888, ठीक है। पर यहाँ पे गामा इक्वल गामा, और यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया, तो 0 लेते ही 8 एंड में 0 है, तो एंटर करते ही क्या दिखाएगा, इनवैलिड इनपुट फॉर 0 का इनवैलिड आएगा, मतलब हैश नम आएगा। अब सीधी सी बात आती है कि भाई 1 का AQ, तो भैया सीधी सी बात मान लो कि 1 का AQ, क्योंकि 1 से ठीक पहले की जो नंबर होता है यानी 0, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 आया है। फिर 2 का AQ, क्योंकि 2 से ठीक पहले के जो नंबर होता है 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है। फिर 3 का 2Q आया, क्योंकि 3 से पहले 2 है, ठीक है ना, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, नहीं समझ आया, नहीं आया तो देख लो दोबारा, इक्वल FACT फैक्ट, ठीक है, फैक्ट। तो यहाँ पे मैंने फैक्ट क्या लिया, फैक्ट में मैंने 0 रख दिया है ना, तो 0 का फैक्ट क्या आया, 1 आया है कि नहीं आया। फिर इसी तरह से इक्वल टू FACT फैक्ट, अब फैक्ट में मैंने क्या रखा, 2 रखा, इसका भी 1, हाँ, तो फैक्ट 2 का, लेकिन 2 से पहले क्या है, 1 है ना, तो 1 का फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 का फैक्ट क्या है, 1 ही आया है ना। फिर 3, अब 3 का क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 3 से पहले का नंबर क्या है, 2। अब क्या करना है, इक्वल, यहाँ पे क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या डाला, 2 डाला, इक्वल फैक्ट, ठीक है ना, तो 2 का फैक्ट क्या हुआ, 2 आया। फिर इसी तरह से 5 का फैक्टोरियल क्या है, अब जैसे देखो 5 से पहले क्या है, 4 है, तो यहाँ पे ऐसे इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से फैक्टोरियल काम ऐसे ही करता है ना, तो इस तरह से 24 आया, समझ गए। अब इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई 0.5 का 1.77 क्यों आया, तो भाई 1.77 का मतलब ये है कि ये पॉइंट में वैल्यू है, क्योंकि इसका उत्तर कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के जरिए निकाला गया है, समझ गए ना, तो इसलिए आया। 2.5 का 1.3293 क्यों आया, ये भी पॉइंट की वैल्यू है, इसमें फार्मूले ने अपने कैलकुलेशन नियम को हल करके ये वैल्यू दी है।
फिर 0 का हैश नम क्यों आया? अब देखो मैथ में 0 या उससे छोटी माइनस वाली इंटीजर के लिए गामा फलन की वैल्यू तय नहीं, अनडिफाइन होती है, इसलिए एक्सेल एरर दिखा रहा है। क्या होती है? अनडिफाइन होती है। समझ गए बात? कोई डाउट? गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कैलकुलेशन करता है। इक्वल गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री कोमा 2 कोमा फिर 2 कोमा फिर 0 एंटर करते ही क्या आया? 0.1673 आया। फिर यहाँ पे हमने गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट 3 कोमा 2 कोमा 2 ट्रू, इसका क्या आया? 0.44217 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट 3 कोमा 2 कोमा 1 कोमा 0, इसका आंसर क्या आया? इसका आया 0.033689735। फिर गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट 3 कोमा 2 1 फॉल्स, तो इसका क्या आया? 0.36895। फिर यहाँ पे क्या, अगर गामा, अभी आपको पीछे बता दिया था कि गामा 0 या उससे छोटी वैल्यू को नहीं लेता है, उसको डिफाइन नहीं करता है, तो इसलिए उसमें क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड, मतलब। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया? -1 to 1 ट्रू लिख दिया, तो इसमें भी उसने नेम बता दिया। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो जैसे मानो इसे गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट फार्मूले में लास्ट में 0 या फॉल्स लिखने पर उस बिंदु के सटीक PDF मिलती है, यानी कि 1 या ट्रू लिखने पर कुल CDF मिलती है, यानी कि माइनस संख्या लिखने पर नियम के खिलाफ होने के कारण हैश नम एरर आता है, और नाम में स्पेलिंग की गलती होने के कारण हैश नेम आता है। ठीक है। अब क्या आ रहा है? हैश नमी आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस में वैल्यू है। कोई डाउट? गामा डॉट इनवर्स, दिस फाइंड द इनवर्स वैल्यू ऑफ द गामा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये गामा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक इनवर्स वैल्यू घात करता है। क्या करता है? घात करता है, कम्युलेटिव। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है? यहाँ पे लगाना है इक्वल गामा डॉट IN इनवर्स, गामा डॉट इनवर्स, फिर यहाँ पे सबसे पहले 0 है, कोमा A21 में 5 है, फिर कोमा, फिर 4 है, फिर कोमा, फिर 2 है, फिर कोमा, नहीं फिर कोमा नहीं, बस। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या किया हमने? गामा डॉट इनवर्स A21 कोमा A22 कोमा A23, यानी कि 0.5 कोमा 4 कोमा 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसका मतलब लिखा है 5th परसेंटाइल
मेडन फॉर अल्फ़ा इक्वल 4 बीटा इक्वल 2, ठीक है, अल्फ़ा 4 बीटा 2। तो एंटर करते ही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एंटर करते ही क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7.34444 आ गया, ठीक है, समझ गए बात। फिर नेक्स्ट क्या है, 0.9, 2, 500, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 1944 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 0.75, 3, 2, 75 TH परसेंटाइल फॉर अल्फ़ा इक्वल 3 बीटा इक्वल 2। और यहाँ पे क्या था ऊपर वाले में 90 परसेंटाइल, जैसे 90% वारंटी क्लेम समय टाइम। और नेक्स्ट क्या किया, 1.54, यानी कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर ग्रेटर देन 1 से कम होगी तो क्या आएगा, इनवैलिड आएगा इनपुट, ठीक है। तो 0.5 -2 फिर 2, तो ये दोनों इसलिए नेगेटिव हैं। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इनवैलिड। और ये क्या है, नेगेटिव है, समझ गए बात। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही, ना 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 1.5 लिखा तो नम आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया, बीच में -2 आ गया, तो उसको भी इसने नम कर दिया क्योंकि ये कम कर दिया उसने, ठीक। अब यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे 7.34412149 क्यों आया। अब ये देखो इसलिए आया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच है, इसलिए फार्मूले ने सही मान मतलब सही प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे दिया। 1944 क्यों आया इसका भी, अब इसका इसलिए आया कि 0.9, 500 पर है, क्योंकि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी मान्य सीमा 0 और 1 के बीच में थी, इसलिए 90वां परसेंटाइल कैलकुलेट होकर आ गया। 7.84 क्यों आया इस पे, इसमें 0.7532 पर, क्योंकि यहाँ इनपुट सही थे, इसलिए 75वां परसेंटाइल का सही प्रोबेबिलिटी मिल गया, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हैश नम आएगा, और 0 से कम होगा तो हैश नम आएगा। गामा DIST, the gamma distribute, this is an older version of gamma.dist for older version for Excel of Excel that return the gamma distribution value। देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकालता है, लेकिन बात ये है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ओल्ड वर्जन एक्सेल है, जैसे 2007 है, या गूगल शीट पे काम करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, समझ गए। गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट का ये ओल्ड वर्जन है एक्सेल के पुराने वर्जन के लिए, जो गामा फार्मूलाज का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ओल्ड वर्जन के लिए है, और ओल्ड वर्जन वाले ही इसको चलाएं। जो लोग एक्सेल 2010 प्लस चला रहे हैं तो उनके लिए तो ये गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट है 3,2,2,1, ठीक है। पर जो ओल्डर वर्जन चला रहे हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ पे गामा डॉट डिस्ट 3,2,2 ट्रू। फिर यहाँ पे क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूट 3,2,2, ट्रू, ठीक है ना। आंसर सेम है, सेम वैल्यू है, सेम आंसर है,
ठीक है, 5,2, 1 फॉल्स। तो DIST आएगा ना। माइनस में क्या आएगा, नम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस में नम आ रहा है, यहाँ पे देखो वैल्यू सेम आ रही है। तो कहने का मतलब कोई फ़र्क नहीं है गामा डॉट डिस्ट्रीब्यूट और गामा डिस्ट्रीब्यूट में, बस उस पर डॉट आएगा और ये नए वर्जन पे चलेगा और ये दोनों पे चलेगा, पुराने में भी चलेगा और नए पे तुम्हारे सामने मैं लेटेस्ट में चला ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमने ये ऊपर कर ही लिया है, ठीक है ना। ये जो लास्ट में वर्ण आ रहा है इसका मतलब पता है ना आपको, ट्रू होता है। और लास्ट में चाहे फॉल्स लिखो चाहे जीरो लिखो, जब जीरो लिखो तो भी वही आंसर रहेगा, ठीक है ना। सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब एक ओल्ड वर्जन का था एक न्यू वर्जन का था, ठीक है, बस यही फ़र्क है। ये न्यू वर्जन में चलेगा, ये ओल्ड वर्जन में चलेगा। अब इन दोनों फंक्शन से हुआ क्या है पता है ना, क्या हुआ है, यानी कि 2,2 के आधार पर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, यानी ठीक उसी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन का मान 0.167 निकल आया। और दोनों का मतलब एक है भैया, कोई अलग मत समझ लेना, ठीक है। ये CDF के लिए है, CDF, ठीक है। ये PDF CDF हैश नम यानी कि नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दोनों। is a legacy version alternative to gamma.inv which return the inverse of the gamma cumulative distribution। तो ये भी इन्वर्स के लिए, ये पुराने वर्जन के लिए गामा डॉट इन्वर्स का विकल्प है जो गामा की डिस्ट्रीब्यूशन मान देता है, ठीक है ना, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मान देता है। उसका ये क्या है, अल्टरनेटिव है ओल्ड वर्जन के लिए, ठीक है। तो ये ओल्ड वर्जन पे काम करता है, लेकिन इस पे हम समझा भी आपको पीछे समझाया था कि ये हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही होना चाहिए, ना तो 0 से कम माइनस में और ना ही 1 से ज़्यादा। अगर आप इसे बाहर की कोई वैल्यू डालेंगे तो उसको एक्सेल उसे गलत मानकर हैश नम एरर दे देगा। और यहाँ पे हमने क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि 0.54,2, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच है इसलिए फॉर्मूले ने सही मान लिया। और यही देखो ओल्ड वर्जन में वही चीज़, ठीक है ना, नया कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे भी वही इसी तरह से हमने क्या बताया, गामा डॉट इनवर्स 0.92500। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, 0 और 1 के बीच में थी, इसलिए परसेंटाइल कैलकुलेट होकर आंसर आ गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 0.84 क्यों आया, इसका तो क्या आया, इसका 1944 आया, 1944। देखो दोनों का मतलब कुछ अलग नहीं है, पर हमने दोनों को आपको बता दिया कि ये खाली ओल्ड वर्जन में चल रहा है, क्योंकि ओल्ड वर्जन वाले बहुत सैड हो जाते हैं, कहते हैं कि सर आप बताते हो तो ईमेल करके बताते हैं कि सर हमारे तो फार्मूले ही नहीं चल पाते। तो भैया या तो आप नया वर्जन लो, ठीक है, नहीं तो फिर ओल्ड फार्मूलाज सीखना पड़ेंगे आपको, और कुछ तो उसमें होते ही नहीं है, तो फिर उसका तो आप मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, आपको नया वर्जन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पर न्यू वर्जन में दोनों फार्मूलाज काम करते हैं, ठीक है ना। उसका गामा डॉट इनवर्स लीजिए 0.753,2। तो ये भी क्या बता रहा है, ये भी क्योंकि यहाँ इनपुट सही थे इसलिए 75 परसेंटाइल का सही मान मिल गया, 75 का, ठीक है।
उसके बाद हैश नम आ रहा है, हैश नम आ रहा है, तो ये क्या वैल्यू आ रही है? अब ये क्या है? ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, तो हैश नम आ गया। और ये क्या है? ये माइनस में, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये भी हैश नम आ गया। ठीक है, गामा लॉगरिथम नेचुरल, दिस रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द गामा फंक्शन लॉगरिथम नेचुरल। अब ये किसी गामा फंक्शन का प्राकृतिक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द गामा फंक्शन रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न करता है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि भाई 1 का मतलब 0 आया है, 0 क्यों आया? तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और ln 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर 2 की वैल्यू 0.69 क्यों आई? तो क्योंकि गामा 2 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ तक कि बाकी बड़ी वैल्यू नंबरों के फैक्टोरियल का लॉग होने पर ये फंक्शन का मान आता है। उसके बाद क्या है? 4 का 1.79 क्यों आया? तो 4 का 1.79 क्योंकि गामा 4 यानी 3 का फैक्टोरियल 6, क्योंकि गामा 4 यानी 3 का फैक्टोरियल 6 का नेचुरल लॉग ln 6 1.79 होता है। 5 का 3.17, 5 का फैक्टोरियल 24 का नेचुरल लॉग 24 इक्वल 3.17 होता है। 2.5 का 7.8 क्यों? ये पॉइंट वाली गामा वैल्यू का नेचुरल लॉग है। 0 और 2 का मान क्यों आया? क्योंकि सिंपल गामा में एरर आता था, क्योंकि गामा ln फार्मूला 0 से माइनस वाली नंबर के लिए भी उसके मैथमेटिकली कैलकुलेशन लॉग का मान कैलकुलेट कर देता है, जहाँ सिंपल गामा फेल हो जाता था। ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यू में भी आ गया और सिंपल वाला देखो फेल हो जाता था। ठीक है ना, पर ये नहीं हुआ। गामा डॉट प्रिसाइज, दिस ऑल्सो कैलकुलेट द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द गामा फंक्शन ln गामा x बट विद ग्रेटर प्रिसीजन। ये भी गामा फार्मूला के प्राकृतिक लॉग गामा x की कैलकुलेशन करता है, लेकिन और ज़्यादा मतलब इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा सही प्रिसीजन के साथ होती है। मतलब इसकी थोड़ी प्रेडिक्शन और ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये सिंपल सी बात है, ये तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब नेचुरल लॉगरिथम है तो प्रिसाइज क्यों है? गामा नेचुरल लॉगरिथम है तो गामा लॉगरिथम नेचुरल डॉट प्रिसाइज क्यों? तो देखो भाइयों, गामा नेचुरल लॉगरिथम प्रिसाइज स्टीक यानी कि एक्यूरेट क्यों होता है? ये बहुत बड़ी, जब बहुत छोटी वैल्यू जैसे बड़े फैक्टोरियल को सीधा मतलब मल्टीप्लाई करने के बजाय लॉग के नियमों से बहुत ही स्टीक मतलब एक्यूरेट यानी कि प्रिसाइज और बिना किसी रिक्वायरमेंट के कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर या एक्सेल की गणना करने में आसानी हो जाती है। अब 1 का आंसर 0 क्यों? क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और मैथ में किसी भी 1 का नेचुरल लॉग हमेशा 0 होता है। ठीक है ना? जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है तो उनको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको भी समझना चाहिए कि हमेशा मैथ में किसी भी एक की नेचुरल
लॉगरिथम क्या होती है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होती है, 0 होती है। फिर 2 का आंसर 0.69 क्यों, क्योंकि गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि गामा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ ln2 का मान लगभग 0.693 आता है। फिर उसके बाद 4 का आंसर 1.79 क्यों, क्योंकि गामा 4 यानी 3 का फैक्टोरियल 6 का नेचुरल लॉग 6 लगभग 1.79 होता है। 5 का आंसर 3.17 क्यों, ये वाला, ठीक है ना, आ रहा है ना। 5 का आंसर क्या आ रहा है, 5 जहाँ पे है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3.17। आगे पॉइंट में वैल्यू आ रही है क्यों, तो भैया क्योंकि गामा 5 यानी 4 का फैक्टोरियल 24 का नेचुरल लॉग 24 लगभग 3.17 होता है। 2.5 का आंसर 4.78 क्यों, क्योंकि पॉइंट वाली गामा वैल्यू का नेचुरल लॉग निकाल कर 4.78 देता है। 0 का आंसर 6.57 या 6 के आसपास क्यों, सिंपल गामा में 0 पर एरर आता है, लेकिन गामा ln फलन कैलकुलेशन रूप से 0 पर इसका नेचुरल लॉग कैलकुलेट करके 6.57 देता है। तो प्रिसाइज ने भी यही दे दिया। फिर 0.5 का, ठीक है ना, इसी तरह से ये दे दिया। फिर 0 का ये, फिर -1 का, जब -2 या -1 का आंसर 8.5 क्योंकि नॉर्मल गामा माइनस की वैल्यू की फेल हो जाता है, लेकिन गामा ln फलन माइनस वाली वैल्यू के लिए अब्सोल्यूट वैल्यू के आधार पर नेचुरल लॉग का मान निकालकर 8.52 दे देता है। ठीक है ना, लिखा है ना यहाँ पे, ये सब लिखा भी हुआ है, देखो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मूले देखने तो ये देख लो, ये देखो, ये गामा डॉट प्रिसाइज कोई भी यहीं पे -1, फिर गामा डॉट प्रिसाइज 0, सीधा 0 यहाँ पे भी लिख सकते हो, जरूर नहीं वहीं पे लिखना है ऐसे करके, तो ये आंसर आ जाए। ओ क्या कर दिया, गामा डॉट प्रिसाइज क्या वैल्यू है, गाउस दिस फंक्शन रिटर्न the standard normal distribution cumulative function value minus 0.5 probability 0 less than x less than z। ये फार्मूला वैल्यू सामान्य वितरण स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की से फार्मूला वैल्यू से 0.5 से घटाकर वैल्यू मान देता है। अब देख लो इसका कि देखो ये सिंपल से क्या है, ये मैथ और नंबर स्टैटिक्स के गॉस का मतलब एक महान एक मैथमेटिक्स हुए हैं जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, ये उनके द्वारा दिए गए इम्पॉर्टेंट सिद्धांतों से एक्सेल और आंकड़ों के हिसाब से इसका मुख्य रिलेशन उनसे होता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, समझ गए। इसका ग्राफ घंटी के आकार यानी बेल कर्व का बनता है। नंबर में डाटा के खिलाफ को समझने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ किया जाता है। गॉस फार्मूला मैथ में कई कैलकुलेशन, समीकरण और प्रोबेबिलिटी के सुधार में गॉस के नियमों का यूज़ किया जाता है। अब देखो मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी इस फार्मूले की, चलो ठीक है, अब इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपको बता दी। तो भाइयों यहाँ पे मैंने 1 डाला, अब 1 का 0.34
क्यों आया? क्योंकि मीन में वन मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0.34 से बढ़कर मतलब के आसपास 34 के आसपास होती है। इसलिए इसका कुल मिलाकर क्या आया? 0.34 की प्रोबेबिलिटी आई है। इसी तरह से 2 का 0.49 क्यों आया? क्योंकि 2 का मानक विचलन तक जाते जाते दायरा और बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रायिकता बढ़कर लगभग 0.47.7 दशमलव के बाद आगे चढ़कर 49 के करीब हो जाता है। बड़े नंबर 0.4999 क्यों आया? ये वाला 3 का जैसे जैसे नंबर में 1.96 या बड़ी वैल्यू बढ़ती जाती है, मीन से उसे दूरी तक कुल प्रायिकता 0.5 यानी 50% से बेहद करीब पहुंच जाती है। फिर माइनस वैल्यू, यही मान क्यों आया? गॉस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव की तरह ही दूरी मैग्नीट्यूड मान कर कैलकुलेट करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि अगर आंसर माइनस में माना जाए तो ये दूसरी तरफ की प्रायिकता दिखाता है। 0.05 क्यों आया? क्योंकि मीन से खुद मीन की दूरी 0 होती है, इसलिए इसके बीच का आंसर मानकर 0 के आसपास बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे क्या आया? वैल्यू आ गया। क्यों? एरर इनपुट मस्ट बी न्यूमेरिक। ठीक है, और 0 का आएगा 0.5। ठीक है ना? सॉरी 0 आएगा। तो देखो टेक्स्ट को तो वो नंबर में नहीं बदल सकता, तो इसका वैल्यू आ गया, और 0 का तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन मीन से दूरी की प्रायिकता निकालता है, इसलिए जब 0 यानी खुद मीन पर होता है तो कोई दूरी ना होने के कारण उसका मान 0 ही बनता है। और खाली सेल या टेक्स्ट की को भी वो कई बार हमेशा नहीं, कई बार 0 मानकर उसका आंसर भी 0 ही आता है, क्योंकि पहले मैंने इसको खाली छोड़ा था 0.5 आया था। ठीक है ना? GCD standing for greatest common divisor. This calculate the highest common factor HCF GCD of given number. इसका पूरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ये दी गई नंबर को HCF GCD निकालता है, यानी कि संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है ना? हिंदी में इक्वल GCD B85, C85 एंटर करते क्या आंसर आया? 12 आया। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे क्या किया? इक्वल टू GCD B86 यानी कि 8, फिर कोमा 12, 4 आंसर आया। फिर इक्वल GCD 7, 13 यानी कि B87, C87। अब आपके केस में अगर A1 A2 में कर रहे हैं तो उसके हिसाब से काम किया करो। ठीक है ना? एंटर करते इसका 1 आया। फिर इक्वल
बी में B88 कोमा 105 किस पे आ गया, सी में आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 15 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, -24 और यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल GCD इक्वल GCD -24 कोमा 36, तो आंसर आएगा यार हैश नम। फिर इसी तरह से इक्वल इसका कोमा इसके साथ GCD, यानी कि -24 कोमा 36। हाँ, एंटर, क्या आंसर आया, हैश नम, क्योंकि ये माइनस में और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पे क्या लिखा था हमने 24 और यहाँ पे क्या लिखा था 36। ठीक है, तो 12 वह सबसे बड़ी वैल्यू यानी HCF है जिसमें 24 और 36 दोनों पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, होते हैं ना। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। तो 12 इसलिए आ गया। फिर इसका 4 क्यों आया, 8 और 12 ये सबसे बड़े कॉमन फैक्टर हैं जो 8 और 12 दोनों का पूरा काट देता है ना। फिर नेक्स्ट ए क्यों आया, क्योंकि 7 और यहाँ पे 13 लिखा है, तो इसका क्या आया, 1 आया। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ये है प्राइम, क्या है, प्राइम वैल्यू है, ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए इनका एकमात्र एक वैल्यू ही आई। फिर उसके बाद क्या, 45 और 105 का ये क्या है, अब 15 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 45 और 105 दोनों पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। फिर -24 और 36 का एरर, एक्सेल का GCD फार्मूला नेगेटिव माइनस वैल्यू को स्वीकार नहीं करता। टेक्स्ट, एक में टेक्स्ट लिखा है और दूसरे में 12 लिखा है, तो ये भी फार्मूले कैलकुलेशन के लिए केवल नंबर चाहिए होते हैं, यहाँ टेक्स्ट का कोई काम नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर तुम्हें करना है तो क्या करना है, यहाँ पे 7 और 14 लिखोगे तो देखो पूरी तरह से खेल बदल जाएगा। यहाँ पे देखो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 7 और 14 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, फिर समझ आ गया ना, सेव कर दो। Geometric mean, standing for geometric mean, this calculate the geometric mean multiplicative average of a set of data। यानी कि geometric mean, इसका मीनिंग ये है, ये डाटा के एक सेट का कैलकुलेशन एवरेज निकालता है। अब यहाँ पे किया इक्वल, यहाँ पे लिख दिया 4,9, तो एंटर करते ही क्या आ गया, क्या आंसर आया, इसका आ गया 6। फिर इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल, यहाँ पे लगाया 2,4,8,16, तो आंसर क्या आया, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 5.65, इस तरह से कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल, यहाँ पे कर दिया 5,10
जब डाला मैंने 5, 10, 20, 40, 80, इसका क्या आ गया 20 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस में डाल दिया -4,9, तो इसका क्या आ गया नम आ गया। फिर टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट कोमा 12 लिख दिया, ऐसे कोई भी टेक्स्ट कोमा 12 लिख दिया, तो इसका भी क्या आ गया वैल्यू आ गया। ठीक है, तो भाइयों कहने का मतलब ये, तो भाइयों इसका मतलब सिंपल सा समझ लो कि इनका मतलब है क्या। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है इनका, ये एक्सेल का एक ऐसा फॉर्मूला है जो दी गई नंबर को आपस में क्या करता है मल्टीप्लाई करता है और उनका फिर क्या करता है रूट निकालता है। अब यहाँ इस्तेमाल कहाँ होता है इसका, मेन इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट क्या है परसेंटेज या कंपाउंडिंग वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिंपल एवरेज सही आंसर या परिणाम ना दे। अब देखो ये काम कैसे करता है, देखो ये 6 आंसर कैसे आया। तो भाइयों देखो जैसे मैंने किया 4,9, यहाँ पे क्या आया 4,9 का 6 आया, क्यों आया देखो अब बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इक्वल यानी कि 4 × 9, तो कितना आ गया 36 आ गया। अब 36 यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। अब 39 का स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का, सिंपल सी बात समझ लेना, कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो क्या आया स्क्वायर रूट 36 का 6 आ गया। अब इसी तरह से भाइयों यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी वैल्यू आई उसका जो भी आया आंसर। अब करना है ये भी, चलो लो देख लो यार, इक्वल 2 × 4 × 8 फिर मल्टीप्लाई 16, एंटर करते ही कितना आंसर आया 1024 आया। अब 1024 यही वैल्यू डाली है ना, यहाँ पे कहीं अलग डाल दी हो 24816, हाँ यही डाली है। तो ये क्या आया 1024 आ गया, क्या आ गया 1024 आ गया सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करना है इक्वल SQRT स्क्वायर रूट, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, हाँ 32 आया, बताते हैं हम। तो भाइयों हमारा ये आंसर तो 1024 सही आया, यहाँ पे 32 आया। तो ये हमने गलत किया, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे है क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, यानी कि नंबर हमारे कितने थे 4, 2, 4, 8 और 16, इसलिए हमें इसका फोर्थ रूट निकालना था, ना कि स्क्वायर रूट। हमने क्या किया स्क्वायर रूट निकाल दिया है ना, तो स्क्वायर रूट नहीं निकालना था, यहाँ पे 4 वैल्यू थी तो फोर्थ रूट निकालना था। तो फोर्थ रूट निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको करना होता है इक्वल POWER पावर, और जो भी हमारी वैल्यू आई है इसका इन सभी का टोटल आया है, ये आ गया है ना। और यहाँ पे कोमा करना है और यहाँ से 1 / 4, अब क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ रूट आ जाएगा। तो एंटर करते ही क्या आ जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर मैच हो जाएगा इससे। देखो ये देखो यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया। अब देखो इसमें भी क्या आया है, इसमें भी आया है इसमें 20 आया आंसर है ना। अब 20 आया तो इसको भी वैसे निकालने के लिए क्या करना है आपको, इस पे करना है इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 10 × 20,
फिर मल्टीप्लाई 40, तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा भाइयों। एंटर करते आ गया 40,000। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल पावर, पावर, ओहो, इक्वल पावर। अब ये पावर फंक्शन तो आपको सिखाया ही हुआ है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे कोमा लगा देना है और यहाँ पे 1 / कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 ही है ना इसमें भी, 1 2 3 4। हाँ तो 4 है तो इसमें 4 डाल दो, 5 होंगे तो 5 डाल देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जब 5 वैल्यू होंगी तो 5 डाल देना है, ठीक है। 6 होगी तो 6 डालना है, तभी आंसर सही आएगा। देखो क्या आ गया, 14 पॉइंट आ गया ना। ठीक है, तो क्या निकाला था मैंने, 20 तक निकाला है ना। हाँ 40 तक निकाला है। यहाँ पे 80 भी लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना। 80 देखो, 80 लिखा हुआ है तो इसलिए अलग आ रहा है। इसको सही करना है तो क्या करना है, अब उसको चलो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 5 से किया, तो यहाँ पे 5 × 80 कर दो, मल्टीप्लाई 80, क्या हो गया, ठीक है, आ गया 42 आएगा। अच्छा यहाँ पे 4 लिखा है, 4 नहीं, यहाँ पे 5 लिखो ना। पता चला क्यों 5 किया, क्योंकि 5 वैल्यू है भाई। देखो 20 आंसर भी मैच हो गया दोनों का। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कोमा 80 भी लिख दो ऐसे, कोमा 80। अब कितनी वैल्यू है देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल आंसर आ गया तो 32 लाख आंसर आ गया टोटल, है ना। अब 32 लाख आंसर आया है टोटल, तो अब क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इक्वल पावर D97 में 32 लाख आया है, उसको 1 मतलब 1 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो उसका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू होगी तो उसी वैल्यू को उससे डिवाइड कर देना है, तो इस तरह से आंसर इससे मैच हो जाएगा, आपको मतलब समझाने के लिए। और सीधी सी बात है, नेगेटिव का कुछ आएगा नहीं, नम आ गया, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की तो वैल्यू आएगी, ठीक है। GESTEP, this test whether a number is greater than a specified threshold step value. It return 1 if it is greater than or equal to the threshold and 0 otherwise. देखिए भाइयों, GESTEP ये पहले क्या करता है, टेस्ट करता है, चेक करता है कि कोई वैल्यू, कोई नंबर किसी निश्चित थ्रेशहोल्ड स्टेप वैल्यू से बड़ी है या नहीं। यदि बड़ी है या बराबर है, या बराबर हो या बड़ी हो तो 1, नहीं तो 0 रिटर्न करता है। समझ गए बात, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 500 लिखा और यहाँ पे 500 लिख दिया, यहाँ पे 500, यहाँ पे 550 लिख दिया, यहाँ पे 500, यहाँ पे कितने लिखे हैं, 450 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल GESTEP, और फिर मैंने कहा क्या 500, जो ये वाला 500 है, क्या ये बराबर है कोमा किसके, ये वाले 500 के, या ये वाला 500 बराबर या बड़ा है ये वाले 500 से। अगर होगा तो 1 आएगा, तो ये क्या है, ये 500 बराबर है किसके, इस 500 के, ठीक है। पर यहां पे मैंने क्या बोला, इक्वल GESTEP,
और फिर मैंने बोला क्या जो ये वाला 500 है ये बराबर है या बड़ा है किससे, ये इस वाले से, तो कोमा लगा दिया ये वाला, तो एंटर करते ही क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा नहीं है किससे, इससे। फिर इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल, फिर GESTEP, फिर हमने पूछा ये 560 जो है क्या ये बड़ा है जब बराबर है किसके, 510 के, तो हाँ बड़ा है उससे, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो क्या हुआ, बना गया। फिर यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या पूछा, इक्वल, यहाँ पे क्या पूछा है इसको कि क्या -5 बड़ा है जब बराबर है, फार्मूला तो लगाओ भैया, ठीक है। तो हमने क्या पूछा, हमने ये पूछा कि ये वाली जो वैल्यू है क्या ये बड़ी है या बराबर है किसके, इस 8 के, तो कोमा लगा दिया यहाँ पे 8, यानी कि D106, तो एंटर करते ही क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, क्योंकि ना तो ये बराबर है ना बड़ा है किससे, 8 से। फिर यहाँ पे इसी तरह से इक्वल, यहाँ पे हमने पूछा क्या ये 900 -900 बड़ा है जब बराबर है किसके, 900 के, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो समझ आ गया ना, एक बार दोबारा सुन लो, ये परखता है, चेक करता है कि कोई नंबर किसी निश्चित थ्रेशोल्ड स्टेप वैल्यू से बड़ी है या नहीं, यदि बड़ी या बराबर है तो 1, नहीं तो 0। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, धन्यवाद। गेट पाइवट डाटा, दिस एक्सट्रैक्ट समरी डाटा फ्रॉम ए पाइवट टेबल फॉर यूज इन फॉर्मूला। ये किसी पाइवट टेबल से समरी डाटा को निकाल कर फॉर्मूले में यूज करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले इसके लिए पाइवट टेबल बनाना पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डाटा लिया है, ए रीजन लिया है, रीजन में ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ लिया है। तो इसमें ईस्ट कितने हैं, 3 ईस्ट हैं, 2 वेस्ट हैं और 2 नॉर्थ हैं। फिर इस बी कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लोथिंग, मतलब 2 कैटेगरीज हैं। फिर मंथ है जनवरी फरवरी, फिर जनवरी में 25,000, फरवरी में 30,000, फिर जनवरी में 15,000 दूसरे, फिर तीसरे जनवरी में 40,000, फिर नेक्स्ट फरवरी में 20,000 और नेक्स्ट फरवरी में 35,000 और फिर नेक्स्ट क्लोथिंग जनवरी में 18,000। अब इसको पाइवट करने के लिए आप जानते ही हो, आप लोगों को आता है पाइवट, पहले हम सिखा चुके हैं। तो अगर नहीं सीखते हैं तो आपने यूट्यूब के अंदर जाना है, वहाँ पे लिखना है ACEI कंप्यूटर पाइवट टेबल लिखना है और वहाँ पे आपको न्यू वर्जन में जाने, जो लेटेस्ट वीडियो अभी करंट की डली होगी, वैसे पुराने वर्जन की भी डली होगी, लेकिन आपने न्यू देखनी है। तो न्यू देखने के लिए आपको कम से कम 6,000 डाटा मिलेंगे उसके अंदर और बहुत अच्छे से पाइवट टेबल समझाई है। लेकिन अभी हम फिलहाल छोटी टेबल बना के आपको समझा रहे हैं, वो टेबल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उसमें भी समझा देते। तो यहाँ पे इस पर बनाई और पाइवट टेबल में क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि एक्साइटिंग वर्कशीट या न्यू, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया क्योंकि न्यू पे हमारी अच्छी सी रिपोर्ट बनेगी। ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे इस तरह से डाटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमने रीजन पे क्लिक किया और रीजन को उठाकर हमने कहाँ पे रख लिया, रो पे रख लिया, क्योंकि रो में डाटा अच्छे से दिखेगा हमें। कैटेगरी को उठाया, इसको भी हमने रो पे रख दिया। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डाटा को उठा के रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सभी वैल्यू को हम इसमें रख रहे हैं, रो में रख रहे हैं, ठीक है। फिर मंथ को उठाया, इसको भी रो पे रख दिया और टोटल जो सेल है उसको उठाया। देखो हमने क्या किया, रीजन को रो पे रखा, कैटेगरी को रो पे रखा और मंथ को रो में रख दिया। और जो सेल है, ध्यान रखने वाली बात है, देखो सेल हमेशा वैल्यू पे रहेगी, ध्यान रखना, कभी गलत मत कर देना। ये इतना तो आपको वैसे भी आता होगा पाइवट टेबल के अंदर। अब क्या करना है, हमें लगाना है पाइवट
टेबल। तो चलते हैं फॉर्मूला पे। तो देखो भाइयों, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, हमने कहा गेट पाइवट टेबल टोटल सेल। ठीक है, अब टोटल सेल, अब टोटल जो सेल है कोमा फिर A3 क्या मतलब, देखो हमारे हिसाब से देखो 3 के सामने ये रो लेवल है, ये में लिखा हुआ रो लेवल, तो इस पे ये लोकेशन ले ली हमने, ये वाली देख लो दोबारा एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये आगे पीछे क्लिक कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। ये देखो A3 ये वाली मतलब यो है। ठीक है, फिर कोमा रीजन, रीजन कौन सा, ईस्ट, तो ईस्ट मतलब ये वाली लाइन टाइप कर दी हमने डबल कोड लगा के। फिर क्या करना है पता है, इसकी कैटेगरी पता करनी है ना। कैटेगरी के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉनिक, मंथ कौन सा है, जनवरी। तो इलेक्ट्रॉनिक मंथ जनवरी में जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मंथ है, देखो जनवरी है क्या है, जनवरी, मंथ जनवरी और इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना। ठीक है, मंथ जनवरी में इलेक्ट्रॉनिक, ईस्ट से, कहाँ से, ईस्ट से, ध्यान रखना ये भी ईस्ट है, रीजन ईस्ट, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, मंथ जनवरी। तो देखो भाइयों यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट आ गया, रीजन, और कैटेगरी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक आ गई। मंथ कौन सा, जनवरी है, तो ये जनवरी आ गया, तो ये क्या आ गया, 25,000, जनवरी महीने के ईस्ट से 25,000, ये आंसर आ गया, देखो। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला हमने क्या लगाया है, नेक्स्ट फार्मूला ये लगा दिया कि ये बताओ भाई बेस्ट से, रीजन जो बेस्ट है वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कितनी है। खाली हमने ये पूछा कि बेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक, जो आप अपने हिसाब से हम जो भी पूछेंगे, रीजन बेस्ट से कैटेगरी क्या, इलेक्ट्रॉनिक, तो एक बेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक 40,000, तो ये देखो 40,000 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने क्या पूछा, गेट पाइवट डाटा टोटल सेल A3, ये सेम रहेगा शुरू का, ठीक है ना। फिर रीजन नॉर्थ से, खाली रीजन नॉर्थ पूछा है हमने कि नॉर्थ रीजन से 53,000 अपने आप आ गया। यहाँ पे हमने और कुछ ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, हमने रीजन पूछ लिया नॉर्थ। फिर इसी तरह से लास्ट में क्या पूछा कि टोटल सेल कोमा A3, कि टोटल सेल बता दो A3 की, तो टोटल सेल क्या है A3 की, 183,000, तो ये देखो ये आ गया 183,000। तो इस तरह से, ठीक है ना, विदाउट एनी फिल्टर इट विल एक्सट्रैक्ट द ग्रैंड टोटल, ठीक है ना, दिस विल ओनली एक्सट्रैक्ट द टोटल सम। फिर इन दिस वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द मंथ, इसके अंदर हमने मंथ को कोई स्पेसिफाइड नहीं किया था, इस फॉर्मूला में कहीं मंथ नहीं लिखा, पर इसके अंदर हमने मंथ भी स्पेसिफाइड किया था और पूरी तरह से एक एक चीज़ निकाली, तो उसके हिसाब से ये हमारा पूरा डाटा आ गया। तो इसको कहते हैं गेट पाइवट डाटा। अगर ये समझ आया है तो इसको शेयर करो और लाइक करो, और क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आज के टाइम में ये इसका यूज़ होता है। इसको अच्छे से आप इसी तरह से पहले छोटी टेबल बना के करना, अगर बड़ी बनाओगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह से एक छोटी सी टेबल बनाना और सेम इसी तरह से फार्मूला टाइप करना, आपको आराम से समझ आ जाएगा और आप बड़े डाटा को भी यूज़ कर पाओगे, जिसको बिग डाटा कहते हैं, उसमें भी इस फार्मूला का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।